क्या आप बिना गूगल किए ये बता सकते हैं कि कुछ ही दिन पहले हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गए थे? अगर आपको आंसर नहीं पता तो ये वीडियो ध्यान से देखना। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो भी आपको लेक्चर अच्छे से देखना है। तो रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री अफ्रीका के 3 देशों के दौरे पर गए, जिनमें से 2 दौरे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा इथियोपिया केवल एक स्टॉप ओवर दौरा था और इन तीनों में ही भारत सरकार की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पर बात हुई। उन्होंने वहां के फॉरेन मिनिस्टर्स और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स से बातचीत करी और हमारे अफ्रीका के साथ जो संबंध है उन्हें और प्रगाढ़ बनाया। तो ये विजिट हुई थी इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2023 और ये विजिट अब पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा न्यूज़ में कवरेज नहीं हुई थी। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, 3 देशों में इन्होंने विजिट करी। द 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज आर युगांडा एंड मोजाम्बिक, और तीसरा था इथियोपिया, जो कि एक स्टॉप ओवर विजिट था। रास्ते में वहां रुके कुछ ही देर के लिए, लंबी विजिट वहां पर नहीं थी। ओके, तो कई दशकों से भारत और अफ्रीका के रिलेशंस जो हैं थोड़े से नेग्लेक्टेड चल रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका के साथ अभी बहुत कुछ हो सकता है। अ लॉट ऑफ सिनर्जीज कुड बी एक्सप्लोर्ड, लेकिन अभी तक वो एक्सप्लोर किया नहीं गया है। तो ये वाली विजिट डॉक्टर एस जयशंकर की इसीलिए इंपॉर्टेंट बताई जा रही है, महत्वपूर्ण बताई जा रही है। आगे बढ़े उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र मंथन इज अ टेस्ट दैट वी हेल्ड ऑन 23 अप्रैल। इसे हम फिर से करवा रहे हैं 30 अप्रैल को, और इसमें भी सिमिलर प्राइजेस रहेंगे। इस टेस्ट को देने के 2 कारण हैं। एक, आपको आपकी 2023 के लिए प्रीलिम्स से पहले रैंक पता चल जाएगी, ऑल इंडिया लेवल पर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सेकंड, अगर आप यूपीएससी 2024 या 25 की तैयारी कर रहे हैं तो अपकमिंग पाथफाइंडर बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं, गेटिंग गुड स्कॉलरशिप्स। तो देखिए, यूपीएससी के लिए देश का सबसे लो कॉस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी का कोर्स लेकर आ रहे हैं हम, यानी कि पाथफाइंडर की टीम। 8,000 रुपये इसकी प्राइस है, जो कि अभी 30 अप्रैल तक रहेगी। उसके बाद ये प्राइस बढ़ेगी। तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 1 जून से ये चालू हो रहा है। लाइव क्लासेस इसमें रहने वाली हैं। इसमें टेस्ट सीरीज भी है, प्रीलिम्स और मेंस की शामिल है। यू विल ऑल्सो बी गाइडेड फॉर मेंस। स्पेशल प्रोग्राम होगा मेंस के लिए अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं। इंटरव्यू के लिए भी हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे विद एक्स ब्यूरोक्रेट्स एंड रिसेंटली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की गाइडेंस के तहत। और ये वाला जो प्राइस है अभी केवल 30 अप्रैल तक है, तो इसको अवेल करने के लिए आप पाथफाइंडर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सारी डिटेल्स वहां पर है। और कुछ ही दिनों में मैं इस पर एक और डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, उसे भी देखिएगा। अब बात करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। तो देखिए, अभी वाली जो विजिट है डॉक्टर एस जयशंकर की, वो इथियोपिया, युगांडा और मोजाम्बिक, इन 3 देशों में थी। टंजानिया बीच में नहीं था, वरना ये कंजुगेटिव सारे बॉर्डर कंट्रीज हो जाते, बट टंजानिया वाज नॉट विजिटेड। तो इथियोपिया की विजिट काफी शॉर्ट एंड स्वीट थी। मेनली युगांडा और मोजाम्बिक पर इसमें फोकस था। तो यहाँ पर क्या क्या अनाउंस किया गया, कौन से अनाउंसमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए, युगांडा में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस स्थापित किया जाएगा। और दूसरा, एक सोलर वाटर पंप इनॉग्रेट किया गया, जो लगभग 5 लाख लोगों तक पीने योग्य पानी, साफ सुथरा पानी पहुंचाएगा, जो युगांडा की आबादी के अनुसार एक बड़ी संख्या है। भारत की जो फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, ये पहली बार अपना कैंपस देश के बाहर कहीं खोल रही है। इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इज ओपनिंग अ कैंपस आउटसाइड इंडिया। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कुछ कैंपसेस हैं दुबई, सिंगापुर एटसेट्रा में, लेकिन भारत की कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी का किसी भी विदेश में कोई कैंपस नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सरकारी यूनिवर्सिटी अपना कैंपस खोल रही है। लोकेशन जहां पर ये कैंपस खोला जा रहा है, उस जगह का नाम है जिंजा, जो कि कैपिटल कंपाला से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। और ये यूनिवर्सिटी ऑलरेडी भारत में 9 जगह पर काम करती है, उसका ये लेटेस्ट कैंपस होगा। तो देखिए, फॉरेंसिक साइंस नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसके अंदर फॉरेंसिक, बिहेवियरल साइंसेस के कोर्सेज हैं, साइबर सिक्योरिटी के हैं, डिजिटल फॉरेंसिक्स के भी कोर्सेज हैं। और ये वाले कोर्सेज अफ्रीका के स्टूडेंट्स में बहुत डिमांड में है, क्योंकि अफ्रीका, याद रखिए, ग्रोइंग कंट्री है। वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट्स अभी भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहाँ पर फॉरेंसिक्स के कोर्स करके अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं विद देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। ओके, बात यह भी चल रही है कि भारत की आईआईटी का एक कैंपस टंजानिया में खोला जाएगा। युगांडा नहीं, टंजानिया में खोला जाएगा। हालांकि उस पर अभी कॉन्क्रीट कुछ आया नहीं है, बट यस, इनॉग्रेशन के लिए तैयारियां चल रही है, काम चल रहा है। डेट क्या होगी, प्रॉबेबली इस साल के अंत तक, देखते हैं कब होगा। लेकिन याद रखिएगा कि टंजानिया में खुलेगा भारत के सबसे पहले आईआईटी का विदेशी कैंपस। और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी जिंजा नाम की जगह पर खुल चुका है। कंपाला इज द कैपिटल, युगांडा का कैपिटल कंपाला, जो कि लेक विक्टोरिया के किनारे स्थित है। एक और निमोनिक याद कर लेना कि लेक विक्टोरिया, जो अफ्रीका के सबसे बड़े फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है, इसको 3 तरफ से कौन से देश घेरे हुए हैं? युगांडा, केन्या एंड टंजानिया। तो यूकेटी ऐसे आप याद कर सकते हो, यूकेटी कंट्रीज आर सराउंडिंग दिस लेक विक्टोरिया। ओके, इन तीनों देशों के बीच में ये एक ट्रांसनेशनल फ्रेश वाटर लेक है। तो देखिए, जिंजा में ये कैंपस स्थापित हो रहा है। इसके अलावा
युगांडा की जो डिफेंस फोर्सेस है उसको भी ट्रेनिंग हम देते हैं। तो ये तो देखिए, भारत की आर्मी बहुत सारे देशों के आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेन करती है, हमारे अधिकारी वहाँ जाते हैं या फिर उनके अधिकारी यहाँ पर आईएमए या ओटीए जैसी एकेडमीज में आकर ट्रेन करते हैं। तो इसमें युगांडा भी शामिल है, जैसे भूटान, नेपाल, इनके बारे में आपको पता होगा। पर युगांडा में भी जो वहाँ की डिफेंस फोर्सेज हैं उनकी कुछ ट्रेनिंग भारत के ऑफिसर्स के द्वारा करी जाती है, और इसको लेकर एमओयू 2010 में साइन हो गया था। और उनकी जो सीनियर एकेडमी है, सीनियर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, वहां पर जाकर ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो एजुकेशन सेक्टर के अलावा डिफेंस रिलेशंस भी हमारे इनके साथ काफ़ी अच्छे हैं। अब आ जाते हैं मोजाम्बिक पे। तो युगांडा के बाद अगला देश जो डॉक्टर जयशंकर ने विजिट किया, दैट वाज मोजाम्बिक। अब मोजाम्बिक बड़ा ही यूनिक कंट्री है। आबादी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 3 करोड़ 10 लाख के आसपास आबादी है, 3 करोड़ 20 लाख के आसपास। और देश बड़ा बहुत है, इट इज़ ऑलमोस्ट 1/4 द साइज ऑफ इंडिया। और इसकी कोस्टलाइन बहुत लंबी है, इंडियन ओशन में इसकी लगभग 2300 किलोमीटर की कोस्टलाइन है। अब आप में से जो बहुत ही चतुर हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे कि सर ये पूरा इंडियन ओशन को नहीं कवर करता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये वाला जो वाटर बॉडी है इसे कहते हैं मोजाम्बिक चैनल, जो मोजाम्बिक और मैडागास्कर को सेपरेट करता है, उसे मोजाम्बिक चैनल भी कहा जाता है। लेकिन हाँ, आप कह सकते हो कि इंडियन ओशन या उसके सराउंडिंग क्षेत्र में जो बड़ी कोस्टलाइन वाले देश हैं उनमें से मोजाम्बिक एक है। 2300 किलोमीटर की लंबी कोस्टलाइन इसके पास मौजूद है। आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 करोड़ के आसपास आबादी है, और 1/4 एरिया भारत का। तो मोजाम्बिक एक बहुत ही यूनिक कंट्री है कि इसका कैपिटल एकदम दक्षिण में है, मापुतो। द कैपिटल ऑफ मोजाम्बिक इज इन एक्सट्रीम साउथ ऑफ द कंट्री। एक बात आप और नोट करेंगे कि ये देश बहुत ही बड़ा है, तो अगर इसमें उत्तर से दक्षिण तक की यात्रा करेंगे तो लगभग 2800 किलोमीटर की यात्रा होती है, 2800 किलोमीटर्स। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए भारत सरकार इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। भारत ने एक मेड इन इंडिया ट्रेन वहां पर बनवाई है, उसी में यात्रा करी हमारे विदेश मंत्री जी ने। तो मापुतो से मचावा नाम की जगह है, वहां तक ये ट्रेन चलती है। इन जगहों के नाम याद करने आपको ज़रूरी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि भारत कई तरह के इलेक्ट्रिक इंजन्स और रोलिंग स्टॉक यानी कि डब्बे इन देशों को दे रहा है, ठीक है, स्पेशली मोजाम्बिक को दे रहा है। तो हम ट्रांसपोर्ट में और रेलवेज में काफ़ी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, हमारा काफ़ी योगदान मोजाम्बिक में मौजूद है, और फ्यूचर में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और वाटरवेज कनेक्टिविटी में भी हमारा योगदान रहेगा। ओके, अब दूसरी बात यह कि हमने वहाँ पर जो एक ब्रिज है वो भी बनवाया है, उसका इनॉग्रेशन किया गया। तो ये ब्रिज है रिवर बूजी के ऊपर। अब यूपीएससी आपसे बस इतना पूछ सकता है कि ये रिवर बूजी कौन से देश में है, तो मोजाम्बिक में आती है। एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक ये रोड कनेक्ट कर रही है ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखो कि रिवर बूजी पर ये इंपॉर्टेंट ब्रिज है जो इनके दक्षिणी हिस्सों में कनेक्टिविटी को सुधार देगा। ये ब्रिज हमने बनवाया है, इंडिया की तरफ से बनवाया गया है, ठीक है। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय एन इंडियन प्राइवेट प्लेयर अंडर कंसेशनल क्रेडिट दैट विल कनेक्ट मापुतो टू बेरा, अ पोर्ट सिटी, एंड बूस्ट मोजाम्बिकन इकोनॉमी। भारत और मोजाम्बिक का इकोनॉमिक कोऑपरेशन कितना ज़्यादा है, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि मॉरिशस के बाद सेकंड हाईएस्ट एफडीआई इंडिया के द्वारा जो अफ्रीका में जाता है वो मोजाम्बिक में जाता है। मापुतो यानी कि कैपिटल ऑफ मोजाम्बिक, ये नई दिल्ली से काफ़ी नज़दीक है क्योंकि वहाँ पर एलएनजी सोर्सेज भी हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी हम वहाँ से खरीदेंगे। तो इसीलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी ये देश इंपॉर्टेंट है। और भारत की तरफ से हम इन्हें कई सारे मेड इन इंडिया इंडिजिनस इक्विपमेंट बेच रहे हैं, जिसके अंदर बोट्स शामिल हैं, आर्मर्ड व्हीकल शामिल हैं। तो इनकी मिलिट्री को भी बूस्ट करने के लिए भारत सरकार इन्हें अच्छा उपकरण दे रही है। तीसरा देश इस यात्रा में जो था डॉक्टर एस जयशंकर का, वो था इथियोपिया। इथियोपिया का कैपिटल है एडिस अबाबा, जहां पर अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर स्थित है, और यहां पर इन्होंने मीटिंग करी वहां के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर से। तो बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स इथियोपिया को लेकर नहीं है, आपके लिए याद करने के लिए कम वस्तुएं हैं। अब बात करते हैं हम इंडिया अफ्रीका का जो कोऑर्डिनेशन चल रहा है, कोऑपरेशन चल रहा है पिछले कुछ सालों से, उसमें कंपाला प्रिंसिपल क्या है। देखिए, कंपाला इज द कैपिटल ऑफ युगांडा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2018 में वहां पर गए थे तब उन्होंने 10 कंपाला प्रिंसिपल्स बताए थे। अब ये कंपाला प्रिंसिपल क्या है, जैसे आपने पंचशील के बारे में पढ़ा होगा आईआर में, तो वैसे ही ये 10 प्रिंसिपल हैं जो इंडिया और अफ्रीकन रिलेशंस, अफ्रीकन नेशंस के रिश्तों को गाइड करेंगे। तो ये अफ्रीका में भारत का जो इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप होगा वो इन कंपाला प्रिंसिपल्स के द्वारा गाइड किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार यहाँ पर इन प्रिंसिपल्स को पढ़ लें। तो नंबर 1, अफ्रीका विल बी द टॉप ऑफ आवर प्रायोरिटीज। सेकंड, इंडो अफ्रीकन डेवलपमेंट पार्टनरशिप विल बी गाइडेड बाय अफ्रीकन्स। Third, India will keep its market open and make it easier and more attractive for Africa to trade with India. India will harness its experience with the digital revolution to support Africa's development. Africa is 60% of the arable land but only 10% of the output. तो भारत खेती का आउटपुट बढ़ाने में अफ्रीका की मदद करेगा। छठा, इंडो अफ्रीकन पार्टनरशिप क्लाइमेट चेंज से भी
लोहा लेगी, क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस किया जाएगा। सेवेंथ, इंडिया एंड अफ्रीका विल स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल कैपेबिलिटीज इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। India will work with African nations to keep the oceans open and free for the benefit of all. Africa and India will work together to ensure Africa does not once again turn into a theater of rival ambitions but become a nursery for the aspiration of Africa's youth. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में हुआ कि अफ्रीका यूरोपियन देशों का गुलाम बन गया, कहीं वैसा ना हो जाए। इस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है चाइना जैसे देशों का, तो ये चाइना फिर से इन्हें इकोनॉमिक अपना गुलाम ना बना ले जैसा पहले यूरोपियन देशों ने किया था। तो कोलोनियलिज्म से लड़ना एक साथ, ये भी 10 कंपाला प्रिंसिपल्स में शामिल है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो देखिए 96 से 2021 लगभग 25 सालों में भारत यहाँ पर $74 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर चुका है। और न्यू दिल्ली ने यानी कि भारत ने यहाँ पर कई लाइन ऑफ क्रेडिट्स दिए हैं, जो हम लोन देते हैं दूसरे देशों को, वो $12.5 बिलियन के आसपास लोन दिया जा चुका है अफ्रीकन कंट्रीज को। इंडिया का बायलैटरल ट्रेड कितना है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ? ऑलमोस्ट $90 बिलियन, जो 2021-22 में था। उससे पिछली बार ये 56 बिलियन था, यानी कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, फ्रॉम 56 बिलियन टू 90 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन चाइना का कितना व्यापार है? चाइना इज़ एट 280 बिलियन, तो हमसे ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा व्यापार चाइना अफ्रीका के साथ करता है। तो हम अभी काफ़ी पीछे हैं, बट वी आर कैचिंग अप फास्ट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है अफ्रीकन देशों के साथ, वो हमारे व्यापार को बढ़ाने में मदद करेगा। फिर 2021 में हमने इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल भी लॉन्च करी थी। ऐसी एक ट्रेड काउंसिल चाइना के द्वारा 2003 में लॉन्च कर दी गई थी और हमने 2021 में लॉन्च करी है। तो ये काउंसिल अब दोनों देशों के बीच में व्यापार संबंधों को बढ़ाएगी। देखिए, एक होता है सरकार के द्वारा निवेश, सरकार के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, और दूसरा होता है प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में ट्रेड। जब तक प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक व्यापार तेजी से नहीं बढ़ता है। तो इस काउंसिल का यही लक्ष्य है कि प्राइवेट ट्रेड इंडिया और अफ्रीका के बीच में तेजी से बढ़े। इस वक्त चाइना इनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। $282 बिलियन का ट्रेड इन्होंने किया है और लगभग 11% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज दिखाया है, जिसमें बीजिंग यानी चाइना का एक्सपोर्ट है 165 बिलियन और इंपोर्ट है 117 बिलियन। तो दोनों तरफ से व्यापार हो रहा है, बट ऑफ कोर्स चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। और लोन कितने दिए हैं इन्होंने? $153 बिलियन के लोन दिए हैं पिछले 20 सालों में। हालांकि अब लोन देने की जो स्पीड है वो कम हो गई है। 2015-16 तक इन्होंने बहुत लोन दिया है चाइना ने अफ्रीका को, उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ये कम कर रहे हैं लोन देना। कारण क्या है? अफ्रीकी देश वो लोन चुका नहीं पा रहे। और भी एक कारण है कि अफ्रीका के देश चाइना के इन लोन से खुश नहीं है। उन्हें समझ में आ रहा है कि जब चाइना लोन देता है तो वो अपने ही कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देता है, चाइनीज़ कंपनीज ही आकर वहाँ पर ये बिल्डिंग्स या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाती हैं, और वो काफ़ी हद तक इन्फीरियर क्वालिटी का है। फॉर एग्जांपल, एक ब्रिज कोलैप्स कर गया था कुछ साल पहले। फिर एक और बहुत ही ज़बरदस्त इंसिडेंट हुआ था कि चाइना ने अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया, गिफ्ट किया। अफ्रीकन यूनियन के देशों को कहा कि हम आपको 20 मंजिल की ये बड़ी इमारत, अफ्रीकन यूनियन का सेक्रेटरिएट और उनका पूरा ऑफिस बनाकर दिया। और इसी ऑफिस के अंदर इन्होंने जासूसी उपकरण लगा दिए। 5 साल तक जासूसी करते रहे। फाइनली 2017 में जाकर ये अफ्रीकन देशों को पता चला कि हमारी जासूसी हो रही है, यहाँ पर जो भी मीटिंग्स होती हैं उसका सारा डेटा बीजिंग जाता है, और उससे अफ्रीकन कंट्रीज काफ़ी नाराज हो जाते हैं। दिस वॉज इन 2017 एंड 2018। तो कुल मिलाकर चाइना की इमेज जो है वो अभी थोड़ी सी सेटबैक हो गई है अफ्रीका में, और भारत के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो चाइना हालांकि एक इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है और यहाँ पर काफ़ी हथियार वगैरह भी सप्लाई करता है, लेकिन अभी भी रशिया यहाँ पर सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है इस पूरे कॉन्टिनेंट में। भारत भी कोशिश कर रहा है कि इस आर्म्स मार्केट में एंट्री कर ले, लेकिन भारत के पास अभी बहुत हैवी ड्यूटी आर्म्स नहीं है जो एक्सपोर्ट किए जा सकें। व्हाट वी हैव इज लो कॉस्ट आर्म्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो इसी के लिए हमने भी कोशिश करी है कि अपना एक्सपोर्ट यहाँ बढ़ाया जाए। अफ्रीका इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज कराई गई है पूना में पिछले साल मार्च में, और इंडिया अफ्रीका आर्मी चीफ्स कॉन्क्लेव भी करवाई गई थी, जिसमें 75 इंडिजिनस प्रोडक्ट्स इंडिया ने पिच किए हैं अफ्रीका को कि आप ये खरीद लीजिए हमसे। अब भारत के पास एज क्यों है चाइना के ऊपर इस वक्त? नंबर 1, चाइनीज़ बिजनेसेस जो हैं अफ्रीका में, उन्होंने बहुत रेशियल अब्यूज़ किया है। कई चाइनीज़ बिजनेसेस जो वहाँ रहते हैं वो लोकल्स को एम्प्लॉय नहीं करते, रेशियल अब्यूज़ दिखाते हैं। ब्लैक और वाइट स्किन को लेकर ये रेसिज्म जो यूरोप करता था वही चाइना भी करने लगा है। इल्लीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चाइना ने करी हैं। जैसे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि आप केवल इस एरिया में माइनिंग कीजिए, तो वो इतने बड़े एरिया में कंपनी माइनिंग कर रही है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है। माइनर्स की हेल्थ के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता है, और एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ हैं। उन्हें अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज से कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पर जंगल नष्ट हो रहे हैं, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन खराब हो रहे हैं।
उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। चाइना जितना ज़्यादा एक दोहन कर सकता है प्राकृतिक संसाधनों का, उतना वो करता है। और चाइनीज़ फर्म्स धीरे धीरे लोकल कंपनीज को बंद करवा रही हैं और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। ये कई देशों ने पिछले 20 सालों में देख लिया। सेकंड, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बनवाया वो काफ़ी हद तक पुअर क्वालिटी का था और इकोनॉमिकली अनफीजेबल भी था। जैसे कुछ रेलवे लाइन्स उन्होंने केन्या में बनवाई थी, वो रेलवे लाइन आज दिन तक प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई है। ओके, नाइजीरिया के अंदर भी इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स थे, मेट्रो जैसे बनवाई गई थी, वो मेट्रो भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई है, बन ही नहीं पाई कई जगह। तो सियरा लियोन जैसे गरीब देश ने चाइना का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया था कुछ साल पहले, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप जो ये बना रहे हो ये हमारे लिए अनवायबल है। जब आप नया एयरपोर्ट बना रहे हो इतना महंगा $400 मिलियन का, इसे हम ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे, इतना हमारे पास रेवेन्यू ही नहीं है, इतनी फ्लाइट्स नहीं आती है कि हम इसे चला पाएँ सक्सेसफुली। तो होता क्या है ना, दुनिया ने देख लिया कि चाइना क्या करता है। श्रीलंका में भी इन्होंने यही किया था कि जब कोई पोर्ट या एयरपोर्ट चला नहीं पाता है तो उसे ये अपने ही देश के अंदर खरीद लेते हैं, दूसरे देश को कहते हैं। जैसे कि श्रीलंका को इन्होंने कहा कि हमें अपना पोर्ट दे दो, उसमें हम अपनी नेवी को या फिर किसी भी जहाज़ को लाकर वहाँ पर स्टेशन कर देंगे। तो ये काम चाइना करता है। इस बात से कई अफ्रीकन कंट्रीज अब सचेत हो चुके हैं और अफ्रीका कॉन्ट्रैक्ट्स चाइना को नहीं दे रहा है। ऐसे में भारत के पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि भारत की इमेज बहुत अच्छी है। हम जो भी काम करते हैं, चाहे कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का इन्वेस्टमेंट इंडिया का रहा है। हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टनरशिप अफ्रीका को काफ़ी अच्छी लगी है और हम अफ्रीका की प्रायोरिटीज़ को समझते हैं, अफ्रीका के एस्पिरेशंस को समझते हैं। इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग लोकल ओनरशिप हैज़ रिजल्टेड इन हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट एंड सॉलिडारिटी। जब कोविड-19 आया था उस समय भी भारत ने अफ्रीका की पूरी मदद करी थी। हमने यहाँ से ग्लव्स, वैक्सीन्स, सब कुछ यहाँ से भेजा था और इसका हमेशा अफ्रीकन कंट्रीज गुणगान करते हैं। अब भारत और अफ्रीका के बीच में संबंधों को बढ़ाने के लिए कुछ साल पहले एक इंडिया अफ्रीका फोरम समिट आयोजित करी गई थी। कोशिश ये थी कि हर 3 साल में ये समिट हो जाएगी, लेकिन हो नहीं पाई। 2008 में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान फर्स्ट टाइम होती है, 2011 में सेकेंड टाइम, 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार के समय तीसरी समिट आयोजित होती है और उसके बाद से ये समिट अभी तक आयोजित नहीं की गई है। प्रॉबेबली आने वाले कुछ सालों में इसे फिर से आयोजित किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन हैव अ ग्रेट डे।